नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मेहरा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में ब्लड के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द ब्लड का अध्ययन हम जहाँ करते हैं उसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड का हम अध्ययन करते हैं। तो ब्लड के बारे में हमने जाना था। जब ब्लड का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी हम ब्लड के अध्ययन को करते हैं। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ अगर ब्लड की बात करें या आरबीसी की बात करें या डब्ल्यूबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, इन तीनों के स्टडी को हम हेमेटोलॉजी ही कहेंगे। ठीक है, हेमेटोलॉजी ही कहेंगे। साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि रुधिर ब्लड खून एक तरल संयोजी ऊतक है। साथ ही साथ ये एक परिसंचरित तरल अंग भी है, क्योंकि अगर तरल अंग हम जिसे कहेंगे तरल अंग वैसे तो ये श्रेय हमारे हार्ट जी को जाता है, लेकिन हार्ट के साथ साथ हार्ट का कनेक्ट है। हार्ट ब्लड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ब्लड और हार्ट दोनों को हम तरल अंग कहेंगे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर मानी जाएगी। मेल्स पुरुषों में ये 5 से 6 लीटर होती है, और जो फीमेल्स हैं उनमें 4 से 5 लीटर। और जो इसका भार है, वेट भार, वो है ऑन एन एवरेज 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी का जितना परसेंट होता है वो 7% ब्लड का होता है। तो हमने बात की थी इसके बारे में। और जो ब्लड का मापन है वो हेमेसाइटोमीटर में किया जाता है। ब्लड का मापन एक, जैसे ही हम तरल जैसे दूध को नापते हैं तो लीटर में मापते हैं, इसी प्रकार इसको भी मापने के लिए हेमेसाइटोमीटर से हम इसे मापते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। और जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में अगर अगर हमें तत्व पूछे तो वो होगा आयरन, लोहा। और हमें प्रोटीन पूछे तो वो होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, और जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। एल्कलाइन क्षारीय पद्धति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, पद्धति नहीं। हीमोग्लोबिन की ऑन एन एवरेज मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये होती है। कॉकरोच का ब्लड होता है वो वाइट होता है। और ऑक्टोपस, डेविल फिश हम जिसे बोलते हैं, उसका कलर होगा ब्लू। वो ब्लू किस कारण होगा? पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, उसके कारण इसका कलर ब्लू होगा, नीला होगा। और जो ब्लड का निर्माण होता है वो शिशु के अंदर, हम बात करें शिशु में, तो वो शिशु में होगा तो भ्रूण अवस्था में, यकृत प्लीहा में होगा। और वयस्क में बात करें तो रेड बोन मैरो, वैसे तो बोन मैरो ही बोला जाता है, लेकिन मैं रेड बोन मैरो बोलूँगा, क्योंकि रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा बहुत अच्छा लगता है बोलने में। और अब इससे आगे की बात करें, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इससे हम बात करें आगे का हमारा जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है। एक बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि ये क्लास थोड़ी ज़्यादा खिंच रही है। वो इसलिए खिंच रही है क्योंकि यह वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इसलिए। और ये ऑन एन एवरेज 3 से 3.25 घंटे तो इसमें खींच ही जाता है। अभी हम बात करें घटक। ब्लड के अंदर जो घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एक तो होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। लिक्विड और एक सॉलिड। अच्छा, तो ब्लड होता है वो लिक्विड ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सॉलिड पार्ट भी मौजूद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आगे हम पता करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन से होते हैं। तो पहले थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लें।
अगर लिक्विड पार्ट में हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है प्लाज्मा। अच्छा, तो मैं ये बता दूं कि ये जो परसेंटेज होती है ब्लड में जो लिक्विड पार्ट की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 55%। ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन ब्लड की जो 7% जो होता है ब्लड 5 से 6 लीटर, उसका 55% तो ये प्लाज्मा होता है, और जो बच गया 45% वो होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, अब प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसे प्लाज्मा, जब प्लाज्मा के बारे में हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में बात होती है तो वो होती है कलर से। कलर मतलब प्लाज्मा का कलर होता है वो कैसा होता है, कई किताबों में येलो कलर दिया हुआ आता है, लेकिन येलो कलर ना बोल के हम इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे पूरा। लाइट येलो कलर होता है, हल्के पीले रंग का ये होता है, हल्के पीले रंग का ये होता है। ठीक है, जो ये प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, और ये हल्के पीले रंग का होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट जिम्मेदार रहता है। मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि कोई भी कलर, अगर बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट अगर कलर देता है तो उसके पीछे कलरिंग पिगमेंट का बड़ा योगदान रहता है। तो ये पिगमेंट है, वो कौन सा पिगमेंट है, ये पिगमेंट नहीं है, ये पिगमेंट की स्पेलिंग, ये पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा पिगमेंट होगा, वो होगा बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट, इसका बड़े जिम्मेदारी योगदान होता है लाइट येलो कलर देने में। और ये इसका जो निर्माण होता है, ये बनता है, वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ये लीवर में बनता है बिलिरुबिन वर्णक पिगमेंट। जो ये स्रावित होता है वो लीवर से होता है, लीवर इसे रिलीव करता है। लीवर में इसके साथ साथ एक और पिगमेंट का निर्माण होता है, वो हम कहेंगे बिलिरुबिन। देखिए दोस्तों, आपको ये स्पेलिंग्स है ना इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कोई वो हिंदी नहीं है। मैं इनको ही ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखूँगा, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, आप इससे बढ़िया इंग्लिश स्पेलिंग ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, वैसे तो मैं हिंदी ही लिखता हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही लिखे जाएँ तो बेहतर होगा। अब जैसे मैं बात कर रहा था ये बिलिरुबिन पिगमेंट की, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सिस अमाउंट में बनने लग जाए ना, एक्सिस ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाए, तो जॉन्डिस नाम का एक बीमारी होती है, जॉन्डिस, जिसे हम आम भाषा में पीलिया कहते हैं। पीलिया हो जाता है, ज़्यादा बनने लग जाए बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लग जाए तो ये जॉन्डिस नामक की बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में। और बीमारियों का अलग से एक चैप्टर है, वो हम कवर करेंगे आगे, जैसे ही हम क्लासें लेते जाएंगे वैसे ही हम आगे कवर करेंगे इसको, जॉन्डिस पीलिया को। अब इसके अंदर, अब ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा हम डेफिनेशन और आगे तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी ये सॉलिड पार्ट है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊँगा अभी। इसमें सॉलिड पार्ट में 45% ब्लड का जो मात्रा होती है उसका 45% सॉलिड पार्ट। इसके अंदर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन तीन के बारे में हम जहाँ डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट के अंदर हम इन तीन सेल्स के बारे में या कॉर्पल्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और बच गया, उसको मैं भी कवर करवा देता हूँ। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर, एक बात मैं बता दूं आपको, हमें अपने शरीर के अंदर अगर प्लाज्मा ना हो तो प्लाज्मा की जगह हम जो नारियल पानी है ना उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हमने बात की थी प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा
में कौन कौन सा पार्ट कितना कितना है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में लिक्विड है पार्ट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है लिक्विड, हमारे बॉडी में बहुत सारा योगदान है पानी का, 92%। जो वाटर का परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है पानी का। वैसे तो 90 से 92% है, लेकिन हम 92 कवर करेंगे। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है 7% पार्ट कवर करती है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन वैसे तो प्रोटीन के नाम से पढ़ा जाएगा, लेकिन ये प्लाज्मा में है प्लाज्मा प्रोटीन, इसे हम बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ब्रेक हो गया, ग्लोबिन, प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये 5 प्रकार की प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती है। इनमें से सबसे ही इम्पोर्टेंट है फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन्स है सारी, ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन सभी प्रोटीन है। तो इसमें से इसका बड़ा ही योगदान है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कराने में सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का कैसे जमाएगा। जैसे हमारी अंगुली कटी, जो 3 से 4 मिनट तो हमारे बॉडी से ये खून निकलेगा, लेकिन निकलते आसपास में जहाँ पर घाव है उसके आसपास में जमने लग जाएगा। तो वो जो जमता है ना, वो इसी कारण जमता है क्योंकि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसलिए ये ब्लड क्लॉट कर देगा और बाद में खून बहेगा नहीं, ज़्यादा खून निकलेगा नहीं। इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे शरीर में। और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो बच गया 99% हो गया, अब ये बच गया कार्बनिक 1%। ठीक है, तो ये 1% में कार्बनिक पदार्थ बच गया। आप इसको कवर कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, कवर कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे कि प्लाज्मा हमारी बॉडी में क्या काम करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। प्लाज्मा हमारी बॉडी में कोई भी अगर है तो उसके पीछे कोई ना कोई काम तो होगा उसका, कि वो क्या काम करता है। आंखें हैं, देखने का काम करती है, कान है, सुनने का काम करता है, जीभ है, चखने का काम करती है। वैसे तो जीभ चखती नहीं है, जीभ चखती नहीं है वैसे तो, क्योंकि हमारी जो जीभ के उभरे हुए पार्ट्स हैं ये टेस्ट कराने का काम करते हैं। प्लाज्मा के फंक्शन। प्लाज्मा के कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा के क्या क्या काम है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है हमारी बॉडी में, इसका यूज़ है वो बहुत बड़ा है। क्या है कि ये हमारे शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर है ना,
उसको संतुलित करता है, बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करने का काम करता है। कि बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारे शरीर का, 36 से, ये फिक्स वैल्यू नहीं है कहीं पर भी, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस इसको रेगुलेट करता है, इसको नियंत्रित करता है कि ये ज़्यादा ना हो जाए, संतुलित करने का, बैलेंस बनाने का काम करता है। जो दूसरा वर्क होगा इसके बाद में, प्लाज्मा हमारे बॉडी से ग्लूकोज, बॉडी में हर एक अंग तक ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक, हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। जैसे ही ग्लूकोज कोशिकाओं तक गई, फिर बाद में वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही एनर्जी बनाने का काम स्टार्ट कर देंगे, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना। जो तीसरा फंक्शन है ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, जो तीसरा वर्क है, हमारी ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, बोलो कितनी बताई थी, 7.4। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, बेस प्लस एल्कलाइन। एल्कलाइन पद्धति का होता है, एल्कलाइन मतलब चखने पर थोड़ा सा हमें कड़वाहट ऐसे लगता है ना, तो इसको जो पीएच वैल्यू है 7.4, इसको भी ये रेगुलेट करता है, संतुलित करता है, नियंत्रित करता है इसको, कि ये ज़्यादा ना हो जाए, ये कम ना हो जाए, इससे 7.4 को नियंत्रित करता है। चौथा मैंने आपको पिछले बता तो दिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग कराने में सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का। मैंने बताया ना आपको, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग कराने का कार्य करता है। ये हो गए इसके ब्लड के। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी आपको डिस्कस करना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है MR क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप कोई भी प्रॉब्लम हो NCERT बेस, वो आपको क्लियर करवा दी जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड पार्ट्स, जिनमें सेल्स आएगी, सेल्स। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स में कौन कौन सी थी, 3 थी। ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे RBC से, RBCs, ठीक है। RBCs के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो RBCs को है वो कहेंगे क्या कहेंगे, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स, साइट्स मतलब पता ही है आपको, CYTS, साइट्स को हम कहेंगे सेल्स। ये सेल से मिला है सब, सेल, साइट को हम सेल्स कहेंगे। और जो जहाँ पर हम सेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे उस ब्रांच को हम कहेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट साइटोलॉजी कहेंगे। मैंने आपको ये फ्री में बता दिया। इरेथ्रोसाइट्स, RBCs के बारे में पढ़ना। RBCs के बारे में जहाँ पे हम जानते हैं वो कहलाएगी RBC, इरेथ्रोसाइट्स। RBCs को इरेथ्रोसाइट्स भी कहेंगे। अब आगे नेक्स्ट, अब इनके जो हम बात करें कि ये कितनी होती है, तो हम
100 ml हीमोग्लोबिन लेते हैं ना, 100 ml ब्लड की मात्रा लेंगे तो उसमें कितनी होगी, तो इनकी मात्रा होती है वो होती है लाख्स में, लैक्स में, ठीक है, लैक। तो ये हो गई 45 से 55 लाख पर 100 ml HB। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, स्टार्ट करके लिख लीजिए चाहे आप, ठीक है। और आगे की हम बात करें WBC के बारे में, ये जो है ब्लड में जितनी भी सेल्स है ना, सबसे छोटी सेल्स है, ब्लड की सबसे छोटी कोशिका लिख देते हैं इंग्लिश हिंदी में, सबसे छोटी कोशिका, ब्लड की सबसे छोटी कोशिका है RBC, ठीक है। ये तो एवरेज थी, लाखों मिलियन से लिख लेते हैं मेल। पुरुषों में ये होती है 4.5 से 5.5 मिलियन, और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स मादाएँ, उनमें 4 से 5 मिलियन होती है, ठीक है। अब हम RBC के बारे में बात करें तो RBC की खोज किसने की होगी, डिस्कवर खोज। सबसे पहले RBC को किसने खोजा होगा, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। सबसे ज़्यादा नाम है वो आपको देखने को यही मिलेगा, जहाँ भी हम देखते हैं ल्यूवेनहोक जी आ ही जाते हैं। और जो ये आकार में होती है ना, आकार में ये होती है अंडाकार, अंडाकार की होती है, और इनका लाइफ स्पैन होता है, निकालो, लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 दिन के बाद में ये वापस से रिकवर होने लग जाती है। जैसे ही 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, इसको हम लाइफ स्पैन बोलकर हम जीवन काल भी बोल सकते हैं। मतलब 120 दिन में ये डेथ होकर वापस से रिकवर होने लग जाती है। RBC के बारे में जो छोटी माइनर डेफिनेशंस थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करें RBC के बारे में, तो RBC के फंक्शंस, कार्य क्या क्या होते हैं वो बच जाते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस कर लिए देते हैं। RBCs के फंक्शंस। RBCs प्लाज्मा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि हर एक चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। RBCs के फंक्शन के बारे में हम पढ़ें। फंक्शंस, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाती है और कोशिकाओं से CO2 को वापस खींच कर लाती है। क्या RBC? तो हम बात करें O2 को सेल्स तक पहुंचाना और CO2 को सेल्स से लाना, खींच कर लाना, ठीक है। तो ये RBC का मेन फंक्शन है। दूसरे वर्ग की हम बात करें, अच्छा RBC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। RBC के बारे में, अच्छा RBC के कारण एक बीमारी होती है जो आनुवंशिक जेनेटिक है। अगर RBC का आकार यूँ होता है, न्यू, है ना,
अंडाकार होता है। अगर आरबीसी का आकार बदलकर यूं हो जाए ना, यूं हंसियाकार, इसे हम हंसियाकार बोलेंगे, थोड़ा सा बना नहीं, लेकिन आप अगर आरबीसी का आकार अंडाकार से हंसियाकार हो जाता है तो हमारे शरीर में एक आनुवांशिक बीमारी होती है, उसको हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का आकार में परिवर्तन होने से सिकल सेल एनीमिया, हंसियाकार। अगर आरबीसी का आकार इससे अंडाकार से ये हो जाता है ना आरबीसी का आकार, तो ये सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिजीज है, ये आनुवंशिक। और ये तो एक हो गई, दूसरी हम और पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ने में बहुत सारी पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीज़ क्या क्या होती है वो सारी पढ़ेंगे। तो ये आरबीसीज है, तो इसकी कमी से अगर एक कम हो जाए ना, कमी, और एक होती है ज़्यादा, आरबीसी की संख्या कम हो जाए, एक छोटी सी बीमारी है, बीमारी मतलब नाम छोटा है इसका, एनीमिया रोग हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा बनने लग जाए ना, अधिकता में ज़्यादा हो जाए, जैसे 45, मैंने आपको बताया 45 लाख से अगर आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाए ना 45 लाख से, तो हमारे शरीर में पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया होता क्या है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। पॉलीसाइथेमिया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। पॉलीसाइथेमिया होते हैं ना, त्वचा पर अपनी जो स्किन है, त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लग जाएंगे, काले धब्बे, त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लग जाएंगे पॉलीसाइथेमिया के कारण। इसको मैं कवर कर दिया, ठीक है। और जो एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, आरबीसीज वैसे तो जितनी भी सेल्स है ना, सब एनिमल किंगडम में जितने भी आते हैं ना, सब के अंदर आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीज में केंद्रक अनुपस्थित रहता है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन दो जानवर आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इनका जो अपवाद है, हर आपको मैं बता दूं कि कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कैसा भी डिपार्टमेंट हो, कैसा भी सिस्टम हो, वहाँ पर अपवाद तो आपको कोई ना कोई देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर भी अपवाद मिलेगा आपको। तो क्या है वो, एक तो है ऊँट और एक है लामा, ये दोनों ही अपवाद हैं आरबीसीज के लिए, दोनों ही अपवाद हैं। इन दोनों में आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है, वैसे नॉर्मली नहीं पाया जाता। ह्यूमन बॉडी में एनिमल्स में जितने भी आते हैं ना, एनिमल्स में, मैमल्स में हम आ गए, जीव जंतु आ गए, लेकिन उन सब में नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो ऊँट और लामा है, इन दोनों में ये है केंद्रक पाया जाता है, और बाकी जितनी भी है ना उनमें नहीं पाया जाता। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, प्लाज्मा और आरबीसी। तो बाकी कल हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, एंड सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।